ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 13 1 से 12 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये इन्फोर्समेंट एसआई और बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का क्यूरीज है पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 2019। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का शक्ति कार्य है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि यानी आपसे वेक्टर पूछ रहा है। वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश में डिफरेंस क्या है। अगर हम सदिश राशि की बात करते हैं तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता है, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि कौन सदिश राशि है, तो चाल अदिश है, तापमान भी अदिश है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। तो सदिश राशि हो जाएगा चाल प्रवणता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो ये जो करता है वो करता है शैवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण है उसका जो 90% भाग है वो जलीय पौधों और शैवालों द्वारा स्थिरीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो देखिए सिंधु घाटी की लिपि जो थी वो तो भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये लिखी जाती थी, इसमें जो पहली पंक्ति होता था वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी और जो दूसरी पंक्ति होता था वो बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। देखिए जब भी अभिलेख जो होता था वो एक से अधिक पंक्ति का होता था तो जो पहली पंक्ति होती थी वो दाईं से बाईं और जो दूसरी पंक्ति होती थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी की तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी जो थी वो उसकी जो मुख्य फसलें थी वो था गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान तिथि है वो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। और स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अगर हम बात 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो वो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग देखते हैं बौद्ध संगति को तो द्वितीय जो बौद्ध संगति था वो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में और साबाकामी की अध्यक्षता में। तीसरा जो बौद्ध संगति था वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र तिष्ट की अध्यक्षता में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसमें जो चेन्नई है जो नहीं है, क्योंकि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई से रखिएगा चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश निम्न में से कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा के बाद आ जाएगा इंडोनेशिया के बाद आता है रूस, फिर आता है फिलीपींस। तो अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत से याद रखिएगा भारत की जो कुल तटीय रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछेगा तब आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर और जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
रक्त संक्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये होता है अग्नाशय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय में जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका सेल द्वारा स्रावित होता है और यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, जिसका वजन होता है 1.5 से लेके 2.2 kg तक, 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं एडेनिन तो पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं थाइमीन की तो थाइमीन भी पाया जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं यूरासिल की तो यूरासिल जो होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घेरों की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो घेरों की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कहते हैं, इसका जनक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात वारेन हेस्टिंग्स की करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1774 से लेकर 1785 तक। इससे जो कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखिएगा कि इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा किया गया था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो थे विलियम विल्किंस को इसी ने आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो वामपंथी विचारों पर आधारित अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करते हैं तो ये त्रिपुरी संकट के बाद 1939 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था और उसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। 1939 ईस्वी में देखिए हुआ क्या था कि महात्मा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित प्रत्याशी थे पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है? तो मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में देखिए एक हीम नाम का रंजक होता है, मतलब हीम नाम का एक डाई होता है और इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और ग्लोबिन जो है वो लौ युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौ यौगिक है उसको हम लोग हीमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में भाग 4 क को कब शामिल किया गया था? तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि 4 क को जो शामिल किया गया था वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें 4 के क में है क्या? 51 के क के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। देखिए भाग 4 की अगर बस बात करेगा तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और सूची 2 में देशों के नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कैंटरबरी तो ये मैच करेगा किसके साथ? ये मैच करेगा न्यूजीलैंड के साथ। पुस्चा की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा हंगरी के साथ। बेल्ट की अगर बात करते हैं तो बेल्ट जो है वो मैच करेगा दक्षिण अफ्रीका के साथ और पंपास मैच करेगा अर्जेंटीना के साथ। अगर हम बात देखिए कुछ और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की करते हैं तो आप याद रखिएगा पेरी जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं तो याद रखिएगा सवाना अफ्रीका में है, कंपोज ब्राजील में है और लानोस जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो अगर हम बात वंदे मातरम की करते हैं तो वंदे मातरम जो था वो सबसे पहले तो वंदे मातरम गाया कब गया था? वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रहीम तुल्लासियानी के द्वारा किया गया था। और ये जो था वो वंदे मातरम ये 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन का
सबसे मुख्य गीत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। अगर हम बात सबने अवज्ञा आंदोलन की करते हैं तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 जून 1947 को ही भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित किया गया था और माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने भी 3 जून 1947 ईस्वी को ही बैठक में स्वीकार कर लिया था। अगर हम बात मुस्लिम लीग की करते हैं तो मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी और जो लीग था मुस्लिम लीग वो इसको भारी बहुमत से स्वीकार किया था। लीग में की जो बैठक हुई थी उसमें 400 सदस्य उपस्थित थे और उसमें मात्र 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था, बाद बाकी 390 सदस्य जो थे वो इसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की चुनाव की तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो सीमित मताधिकार के क्षेत्र पर किया गया था, मतलब इसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित मताधिकार। अगर देखिए हम बात करते हैं संविधान सभा की चुनाव की तो मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था और इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो थे वो अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो अगर हम बात भाग 11 की करते हैं, पहले तो देखिए वर्तमान संविधान की अगर बात करते हैं तो इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात भाग 11 की करते हैं तो भाग 11 से याद रखिएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध और भाग 12 से याद रखिएगा वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन जो है वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान है और भारत का स्थान चौथा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रैंकिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है तो इससे हमेशा अपडेट रहिएगा। अगर हम कहते हैं भारत की बात तो भारत जो है वो दलहन, जूट और दूध ये तीनों चीज में पूरे विश्व में प्रथम उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया था। अगर हम बात करते हैं और ऑप्शंस की, मतलब 69वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1991 में और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। अगर हम बात 63वां संविधान संशोधन की करते हैं तो ये 1989 में हुआ था और इसके तहत अनुच्छेद 356 की धारा 5 तथा अनुच्छेद 359 का क को हटा दिया गया था। और फिर है 71वां संविधान संशोधन जो कि है 1992 में और इसके तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं कि नील आंदोलन का जो जमकर समर्थन करने वाले थे, मतलब हिंदू पैट्रियट में अपने किए थे, उसके जो संपादक थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नील आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1859-60 में और ये बंगाल के किसानों द्वारा नादिया जिले से प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात यहीं पे नील आंदोलन के संबंध में हिंदी पैट्रियट की कर रहे हैं तब है हरिश्चंद्र मुखर्जी, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे नील दर्पण की तो नील दर्पण की जो रचना है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो तो है बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी थे। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था 1875 में और इन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात दादा भाई नौरोजी की करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था और 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का भी स्थापना किया था। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने 1821 में बंगाली एक साप्ताहिक पत्रिका संवाद
किताब कुमैदी निकाला था और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार भी प्रारंभ किया था। अगर हम बात बाल गंगाधर तिलक की करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक से कुछ पत्र पत्रिकाएं याद रखिएगा, जैसे केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, ये सब का किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है श्रम गहन उद्योग क्या है? तो श्रम गहन उद्योग की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा उद्योग जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं श्रम गहन उद्योग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक को श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था रेगन नर्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हर्षवर्धन के काल में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेनसोंग। हेनसोंग की अगर बात करते हैं तो इसको नीति का पंडित कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन CU के पुस्तक में किया है। अगर हम बात हेनसोंग की करते हैं तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगर हम बात हर्षवर्धन की करते हैं तो हर्षवर्धन से याद रखिएगा इसके समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये जो हेनसोंग था ये खुद 6वें समारोह में भी सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो है हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अगर हम बात ऑपरेशन ग्रीन क्या करते हैं तो इसका जो संबंध है वो टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन के वृद्धि से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है फिलिप्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दर्शाता है कि अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति अगर अधिक हो जाएगी तो बेरोजगारी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, प्रदूषण भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किया है, ये जो एक बॉलर है प्रज्ञान ओझा, इन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान ओझा। और ये अभी तक 24 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेल चुके थे। अगर हम बात करते हैं तो ये बॉलिंग स्पिनर थे प्रज्ञान ओझा। अगर हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्रिकेट से आगामी आयोजन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में 2023 में होगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होगा। 7वां महिला और पुरुष दोनों T20 विश्व कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 2020 में खेला जाएगा और 8वां पुरुष T20 कप जो है वो भारत में 2021 में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पी चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी चिदम्बरम। देखिए विजय प्रताप सिंह की अगर बात करते हैं तो विजय प्रताप सिंह से एक पुस्तक याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास। शशि थरूर की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा एन ईरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के लिए इनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बजट 2020-21 के अनुसार कितने नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? तो 2020 के 21 के बजट में ये कहा गया है कि 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 550। अगर हम बात करते हैं और क्या किया गया है इस रेल बजट में, तो इस रेल बजट में ये कहा गया था कि 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया जाएगा और तेजस जैसी ट्रेनों को टूरिस्ट जगहों से जोड़ा जाएगा। अगर हम बात बजट की करते हैं तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि रेल बजट को वित्त बजट से अलग किया गया था 1924-25 में और फिर 2017-18 के दौरान पुनः इसको एक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है। तो कुल आबादी जो बढ़ी है वो 33% बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो है 2967, 2967 बाघों की संख्या है। भारत में जो है वो विश्व का 75% भाग रहता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है 526, और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक जहाँ की 524 है। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश जहाँ है 526, और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक जहाँ है 524। अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार में 31 बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नीति आयोग के पहले एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए, नीति आयोग 2-3 रैंकिंग जारी करता है, वो 2-3 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में, तो ये 20 टॉप 20 का रैंक जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर था केरल और अंतिम स्थान पर था यूपी, और बिहार का इसमें स्थान था 17। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। अगर हम बात नीति आयोग के द्वारा कुछ और जारी किए हुए गए रैंकिंग की बात करते हैं, तो नीति आयोग के द्वारा एक जारी किया गया पहला इनोवेशन इंडेक्स मतलब नवाचार सूचकांक 2019, इसमें पहले स्थान पर है कर्नाटक, अंतिम स्थान पर है झारखंड, और नीचे से दूसरे स्थान पर है बिहार। अगर हम नीति आयोग के स्वास्थ्य विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2019 की बात करते हैं, तो इसमें राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो राजस्थान का है, और राज्यों में जो अंतिम स्थान है वो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 52। अगर हम 2018 में था 57, अब 2019 में है 52। इसके जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो जारी कौन करता है, वो जारी करता है INSEAD, नाम याद रखिएगा, INSEAD जो है वो इसको जारी करता है। एक और नवाचार सूचकांक से याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक 2019, जिसमें भारत का स्थान है 54 और पहले स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की बात करते हैं, तो इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो भारत जो है वो 2027 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2027। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं, तो देश की कुल जनसंख्या जो है वो 121.08 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मिलन 2020 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। अगर हम बात करते हैं मिलन 2020 की, तो इसका आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया है, और ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस सरकार ने किया है। तो जन सूचना पोर्टल की अगर बात करते हैं, तो इसका आरंभ किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है क्या, ये एक ही मंच पे सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान से कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे वन स्टॉप शॉप योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इंदिरा रसोई योजना। अगर हम बात उड़ीसा की करते हैं, तो उड़ीसा से याद रखिएगा बलराम योजना, जल साथी कार्यक्रम। अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार से अभी रिसेंटली याद रखिएगा एक संजीवन ऐप जो है वो बिहार के द्वारा चलवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में से 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2030। तो इस ऑप्शन नंबर डी 2025 से याद रखिएगा 2025 तक भारत ने टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बजट 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है। तो बजट 2020-21 की अगर बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर UAE। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है। फिक्की है क्या, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में की गई है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष का नाम है संगीता रेड्डी और इसके महासचिव का नाम है दिलीप चिनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पॉलिटिक्स ऑफ ऑपर्ट्यूनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं RPN सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हाल ही में किस देश में येलो वेस्ट आंदोलन शुरू हुआ है। तो येलो वेस्ट जो आंदोलन है ये करों के बोझ के कारण हुआ है और ये शुरू हुआ है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की अगर बात करते हैं, तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के सांसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए टोटल 141 व्यक्तियों को पुरस्कारित किया गया है, जिसमें 7 जो हैं वो पद्म विभूषण, 16 जो हैं वो पद्म भूषण और 118 जो हैं वो पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141। अगर हम जो 7 पद्म विभूषण की बात करते हैं उनका नाम एक बार मैं बोल देता हूँ, आप याद रखिएगा। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्रा, विश्वेश्वर रुथ और सुषमा स्वराज, ये 7 व्यक्ति हैं जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो ये जो किया है वो कर्नाटक के चेलकेरे में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो से याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके तत्कालीन अध्यक्ष हैं, चेयरमैन जो हैं वो हैं के सिवान। इसरो के कुछ आगामी मिशन हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, गगनयान हो गया, शुक्रयान फर्स्ट हो गया, मंगलयान सेकंड हो गया। ये सब इसरो के कुछ आगामी मिशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है CFL एवं फिलामेंट बल्ब पर किस राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो राज्य है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये जो है वो नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। अगर हम बात केरल की करते हैं तो केरल से याद रखिएगा ये प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो ये किया जा रहा है भागलपुर जिला में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह जो वेधशाला है वो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार से इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार SI का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब चांसेस ज़्यादा है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। यहाँ के कुछ GI टैग याद रखिएगा, जैसे जर्दालू आम, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मखाना, मधुबनी पेंटिंग। यहाँ का एक ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, संजीवन ऐप, जो कि कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने हेतु किया गया है। कुछ योजनाओं के नाम याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और जल जीवन हरियाली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है संघाई सहयोग संगठन SCO ने भारतीय स्थल को अपने 8 अजीबों में शामिल किया है। तो ये किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात SCO की करते हैं तो SCO से याद रखिएगा इसका स्थापना जो था वो 15 जून 2001 को किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। अगर हम बात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से याद रखिएगा इसकी हाइट 182 मीटर ऊंचा है। इसकी मूर्ति का जो डिजाइन है वो एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार के द्वारा तैयार किया गया है और ये 31 अक्टूबर 2018 को PM मोदी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन होंगे। तो ये रजनीकांत नजर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के लिए 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। तो ये पाया गया है सांभर झील में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सांभर झील की अगर बात करते हैं तो सांभर झील से याद रखिएगा ये भारत की सबसे अधिक खरे पानी की झील है। अगर हम बात झीलों की करते हैं तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो है चिल्का झील उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और भारत में अगर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करते हैं तब है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे अन्नपूर्णा दूध योजना, जन सूचना पोर्टल, ये सब भी राजस्थान के द्वारा ही किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो योजना चलाया है वो है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, इंतजार आपका अभियान, चरण पादुका अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना। अगर हम बात गुजरात की करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा सूर्य साक्षी किसान योजना। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से याद रखिएगा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, गोवर्धन योजना और जल ही जीवन है योजना। ये जो इंदिरा रसोई योजना है ये आखिर है क्या। ये जो है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु ये योजना की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो कह रहा है वो ये कह रहा है काजी नींबू जिसे जीआई टैग दिया गया है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है वो है आसाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसाम। आसाम से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा जिसको जीआई टैग मिला है, जो है बोकासोल चावल। अगर हम बात महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा अल्फांसो आम और सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर जो है वो प्रत्यक्ष कर हैं। तो देखिए कर जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो वैसा कर जिनका मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ उसी व्यक्ति पर पड़े जिस पर सरकार कर लगा रही हो, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष करों की अगर बात करते हैं तो वैसे कर जिनके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है तो व्यक्तिगत कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है और निगम कर भी जो है वो प्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। बात बाकी ये जो सीमा शुल्क है और जो सेवा कर है ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पारिस्थितिकी शब्द अगर बस पूछेगा तब आंसर हो जाएगा हैकेल, लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ देगा तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल जो होगी वो सबसे अधिक जो होगी वो सॉलिड के केस में होगा, मतलब ठोस के केस में होगा। यहाँ पे ठोस है लकड़ी, तो इसका जो सबसे ज़्यादा होगा वो लकड़ी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो बिहार में जो सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जो जिला है वो है शेखपुरा। यहाँ लगभग 86 से 87% जो भूमि है वो सिंचित भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है, और इस तरंग का जो संचारण होता है वो कंपन के लंबवत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो सबसे बड़ा जो वनस्पति पादप जगत का है वो है थैलोफाइटा। इसमें क्या होता है कि पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है और इसका जो होता है इसमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 262। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 262 में क्या कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अगर हम बात अनुच्छेद 263 की करते हैं तो इससे याद रखिएगा अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं जीएसटी में शामिल नहीं है तो मानव उपभोग के लिए शराब जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। देखिए पेट्रोलियम जो भी है उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव उपभोग के लिए शराब जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर हम बात जीएसटी की करते हैं तो जीएसटी से याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई थी और 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया गया था और भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है और भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा की पिरामिड की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा और खड़ी अवस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। खाद हरित क्रांति सुमेलित है, श्वेत क्रांति दुग्ध सुमेलित है। अगर हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति उद्यान सुमेलित है। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो भूरी क्रांति का जो संबंध था वो उर्वरक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है। देखिए अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में है 1084, उसके बाद तमिलनाडु में है 996, फिर है आंध्र प्रदेश में 993, फिर मणिपुर में 992 और फिर छत्तीसगढ़ में 991। तो ये था 5 राज्यों का क्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं, और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा, वहाँ 879 है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तब है दमन एंड दीप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला की बात करते हैं तब है माहे, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला की बात करते हैं तब है दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं टोडा जनजाति की तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, और ये जो है वो नीलगिरी की मूल जनजाति है। तो तमिलनाडु से कुछ और जनजातियों के नाम याद रखिएगा, जैसे कोटा, टोडा कोटा, बडंगा, ये सब तमिलनाडु की कुछ जनजातियां हैं। अगर हम बात सिक्किम की करते हैं तो सिक्किम की कुछ जनजातियों का नाम याद रखिएगा, लेपचा, लिम्बू। अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार से याद रखिएगा जारबा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी। अगर हम बात झारखंड की करते हैं तो झारखंड से याद रखिएगा संथाल, मुंडा, बिरहोर, कोरबा, भूमिज, ये सब झारखंड की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है स्विट्जरलैंड में गर्म स्थानीय बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो स्विट्जरलैंड में जो गर्म स्थानीय बहने वाली जो पवन है उसको जाना जाता है फॉन के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन। अगर हम बात चिनूक की करते हैं तो चिनूक जो है वो यूएसए और कनाडा में। अगर हम बात हरमटन की करते हैं तो ये सहारा से गिनी तट की ओर, इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। और सिरोको की अगर बात करते हैं तो ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अगर हम बात तिलैया परियोजना की करते हैं तो तिलैया परियोजना मैच करेगा बराकर नदी से। पंचेत बांध की बात करते हैं तो ये दामोदर नदी के साथ मैच करेगा। अगर हम बात बाणसागर परियोजना की करते हैं तो ये सोन नदी के साथ मैच करेगा, और रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्न में से कौन सा देश स्थलरूप देश है, यानी लैंडलॉक देश है। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलोविया और पराग्वे जो है ये दक्षिण अफ्रीकी महादेश का एकमात्र दो ऐसा देश है जो स्थलारूढ़ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। तो ग्रैंड कैनियन की अगर बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित खाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कोलोराडो, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा मंजूरी के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान बहुमत। अगर हम वित्त आपात की बात करते हैं तो इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात वित्तीय आपात की करते हैं तो वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा उस समय कर दी जाए जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे लागू रह सकता है। लेकिन जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा होगा, मतलब उसकी प्रथम बैठक होगी, तो उसके आरंभ से 30 दिन के भीतर इस घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था, और इसकी जो है इसका जो गठन है वो 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक पारित प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। और ये कौन से समिति पे, संस्थान समिति पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति। इसका जो है संबंध वो है चुनाव सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति का सही क्रम बताइए। अगर हम बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1947 से लेकर 1950। अगर हम बात चौधरी चरण सिंह की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1977। और मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो 1967 से लेकर 1969 तक। और चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा 1989। इसको आप अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 124 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अगर हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकता है। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात देखिए करते हैं चुनाव से रिलेटेड, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, और जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो अगर हम बात करेंगे तब हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अगर बात करेंगे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पहले जो था वो चुनाव आयोग जो था वो 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो सिखों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के कुछ और बिंदुओं की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति की तो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। संघीय संविधान समिति की बात करते हैं तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रांतीय संविधान समिति नहीं किए थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति की करते हैं तो भी जवाहरलाल नेहरू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रांतीय संविधान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ये किया गया है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में, और इसी में ये कहा गया है कि भारत में मृत्युदंड जो है वो दुर्लभ मामलों में ही दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है बॉली स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये सब शब्द का जो संबंध है ये लॉन टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात वॉलीबॉल की करते हैं तो वॉलीबॉल से भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली के नाम याद रखिएगा, जैसे नेट फॉल्ट हो गया, सर्विस, हुक, डिग पास, बूस्टर। टेबल टेनिस की अगर बात करते हैं तो इसे याद रखिएगा सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप। अगर हम बात हॉकी की करते हैं तो इसे याद रखिएगा पेनाल्टी स्ट्रोक, साइड लाइन, रेफरी, अंडर कटिंग, सेंटर फॉरवर्ड, फुल बैक, स्कूप। ये सब हॉकी से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुना जाता है। तो ये चुना जाता है 2 वर्षों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। तो रानी रामपाल जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। इन्हें 2020 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन्हें तो इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टाइलर पुरस्कार को हम लोग पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं और इसे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो 2020 का जो टाइलर पुरस्कार है वो पवन सुखदेव और ग्रेन चेन सी डेली को दिया गया है। अगर हम बात साहित्य के क्षेत्र में करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र से कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार के नाम याद रखिएगा, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया, मैन बुकर पुरस्कार हो गया। ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात खेल की करते हैं तो खेल के क्षेत्र से याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ये जनरली जो धामेक स्तूप है इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य की। अगर हम बात मौर्य साम्राज्य की करते हैं तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग की अगर बात करते हैं इसके संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कुषाण की अगर बात करते हैं तो कुषाण थे कुजल कड़फिसिस। और अगर गुप्त की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है हेनसोंग भारत में कितने साल रहा था। तो हेनसोंग जो था वो 15 वर्ष तक भारत में रहा था और जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। हेनसोंग जो था वो एक चीनी यात्री था और इसे यात्रियों में राजकुमार भी कहा गया है, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र का तो निर्माण जो है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। निर्माण जो है वो माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की जो बंगाल विजय है इसका वर्णन मिलता है महास्थान अभिलेख में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो चोल का जो राजकीय चिन्ह था वो था बाघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात चोल की करते हैं तो चोल वंश से याद रखिएगा इसके संस्थापक का नाम था विजयलाल। इसकी राजधानी थी तंजौर। और चोल कौन से याद रखिएगा, चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोलकालीन नटराज जो प्रतिमा थी वो चोल कला का सांस्कृतिक सार था, सांस्कृतिक सार का निचोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। तो बौद्ध से भी रहा है, जैन से भी रहा है, हिंदू से भी रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही है। एलोरा और एलिफेंटेक गुहा मंदिरों का निर्माण जो था वो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था। तो ये किया था मोहम्मद गोरी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गोरी से याद रखिएगा इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पाटन में किया था। इससे इंपॉर्टेंट कुछ अन्य लड़ाइयाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन इस बार गौरी विजयी होता है। और चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, इसमें भी गौरी विजय होता है। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन है उसे भी आइए देख लेते हैं। आज का जो हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन पहला है 96 नंबर, वो ये कह रहा है 53 रुपये ए, बी और सी में उस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सी को x रुपया मिलता है, सी को मान लेते हैं कि x रुपया मिलता है, तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। और a का हिस्सा कितना हो जाएगा, x + 8 + 7 हो जाएगा, मतलब कि x + 15 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब x + x + 8 + x + 15 और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 53। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25:18:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात जो है वो 3:4 है। यदि वो अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए खर्च में अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो 4 - 3 हो जाएगा अपॉन में 3 इंटू में 100। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 33.33%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है यदि 1 रुपये 1 माह का ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मूलधन अगर मान लेते हैं 1 रुपया, समय दिया हुआ 1 माह, लेकिन समय को हम लोग वर्ष में लेते हैं तो 1/12 वर्ष कर देंगे। ब्याज दिया हुआ 1 पैसा, इसको हम लोग कर देंगे 1/100 रुपया। अब यहाँ से दर का जो फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू में समय, यहाँ से निकाल दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है 80 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है का फॉर्मूला होता है 2πr h + r
इस पे आप रख दीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ ही है, एच दिया हुआ है 80 और आर दिया हुआ है 7। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1837। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से अगर वह वही दूरी तय करेगा तो कितना समय घंटा लगेगा। देखिए, वास्तविक समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, नई चाल अपॉन में चाल में अंतर और इनटू में समय में अंतर। इस फार्मूले पे रख दीजिए, आपका जो आ जाएगा आंसर तो वो आ जाएगा 2 घंटा। वास्तविक समय निकालने का ये एक फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने जब टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आप लोग अपना मार्क्स कमेंट में करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।